हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? Okay, so we were on measurement of income elasticity of demand. कल हमने इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को स्टडी कर लिया था, कॉन्सेप्ट को स्टडी कर लिया था, इसका फॉर्मूला भी हमने स्टडी कर लिया था। अब हम उस फॉर्मूले में कुछ एक प्रैक्टिकल वैल्यूज लेकर हम एक इलस्ट्रेशन या प्रॉब्लम के साथ इसको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि हम एक प्रॉब्लम लेते हैं कि इनकम हम पढ़ रहे हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट? सो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ इनकम ऑन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? इनकम का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? तो जब भी हम ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ते हैं, प्राइस का या इनकम का, या हम आगे भी क्रॉस इलास्टिसिटी पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे, तो इन सब में हमें चेंज वर्ड को ध्यान रखना है, दैट द चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कितना हो रहा है बिकॉज ऑफ द चेंज इन इनकम, या अगर प्राइस वाला पढ़ रहे हैं तो बिकॉज ऑफ द चेंज इन प्राइस, बिकॉज ऑफ द चेंज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, या बिकॉज ऑफ द चेंज इन द प्राइस ऑफ द अदर प्रोडक्ट। ये तो चेंज की वजह से कितना चेंज डिमांड में आ रहा है हम वो पढ़ रहे हैं, डिफरेंस को। तो चेंज को हम जनरली इकोनॉमिक्स में ट्रायंगल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। सो ट्रायंगल जैसे दिख रहा है आपको, ट्रायंगल ऑफ क्यू इज रिप्रेजेंटिंग चेंज इन क्वांटिटी, Q is quantity, Y is income, and triangle Y is change in income. तो अगर एक इलस्ट्रेशन या एक एग्जांपल हमने लिया जिसमें कि एक इनकम की एक कंज्यूमर या की इनकम जो थी वो 2500 रुपया थी फॉर एग्जांपल, या इसको 25,000 भी लिख सकते हैं, या आप इसको 2.5 लाख भी कर सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट। ही परचेजेस 20 यूनिट्स ऑफ एक्स, यानी कि मैं पहले 2,500 रुपया कमाती थी तो मैं कुछ एक प्रोडक्ट को कंज्यूम करती थी, या मेरी डिमांड थी 20 यूनिट्स, मैं उसके 20 यूनिट्स को कंज्यूम करती थी। अब 3,000 हो गई है मेरी इनकम, यानी कि माई इनकम हैज़ रेज्ड फ्रॉम 2,500 टू 3,000, 500 रुपया बढ़ गया। तो मैंने अब 5 यूनिट और खरीदना शुरू कर दिया। 2,500 पे 20 लेती थी, 3,000 पे 25 ले रही हूँ मैं अब। ये एक बेसिकली हमने एग्जाम्पल लिया है। तो चेंज कितना हुआ, चेंज इन इनकम कितना हुआ था, 3,000 माइनस 2,500, चेंज हुआ 500 in the income, and change in the quantity demanded of x प्रोडक्ट कितना हुआ, 25 माइनस 20, 5। यानी कि ऊपर जो ये चार वैल्यूज हैं, ये चार चीजें हैं, ये वाला चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी एंड इनकम एंड चेंज इन इनकम, ये चारों हमारे पास आ गए। इनकम कितनी हो गई और चेंज इन दी इनकम कितनी होगी, ओरिजिनल और क्वांटिटी डिमांडेड कितना हो गया और चेंज इन डिमांड कितना हो गया, 500, 3,000 एंड ऑल। अब हम इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में जो हमने ऊपर स्टडी किया था उसमें हम वैल्यू रख रहे हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी प्लस चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय इनकम। 5/20 हो गया प्लस 500/2500, ठीक है। यानी कि इसका क्या आया हमारे पास, 1.5। जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आया वो 1.5 आया, विच इज मोर देन 1। तो अगर हमने जो ये इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टाइप्स पढ़े थे उसमें हमने तीन तीन टाइप्स पढ़े थे, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो यानी कि मोर देन 1 आया है अगर हमारे पास तो वो यूनिट इलास्टिसिटी से ऊपर है, एक तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। इनकम इलास्टिसिटी इज इक्वल टू यूनिटी हो सकता है, इनकम इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1 हो सकता है, जो पॉजिटिव वाला उसमें 3 थे, और इनकम इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। तो पॉजिटिव में या तो लेस देन 1 आएगा इस फॉर्मूले में कैलकुलेट करने से, या 1 आएगा, या इट कैन बी, जस्ट गिव मी अ मिनट।
सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ओके, सो इस इलस्ट्रेशन से इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन यूनिट, जो सेकंड वाला ऑप्शन है, इस इलस्ट्रेशन से हमको पता चला कि इनकम इलास्टिसिटी ये सेकंड वाला ऑप्शन है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो पहली चीज तो पॉजिटिव है, दूसरा ग्रेटर भी है, ग्रेटर देन यूनिटी है, ठीक है, क्योंकि 1 से ग्रेटर हो गया। दो ही फैक्टर्स हैं जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं। इनकम इलास्टिसिटी वर्ड मैंने यहाँ पर नहीं लिखा। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को जो इफेक्ट करते हैं वो दो ही चीजें हैं, एक तो प्राइस और एक इनकम। प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट या कमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर जो कंज्यूम कर रहा है। इंपॉर्टेंस क्या है इस चीज की? प्रोडक्शन प्लानिंग और मैनेजमेंट में हेल्प करता है। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, कोई भी पर्सन कौन सी इनकम ग्रुप का है, वो कौन सा इनकम ग्रुप का पर्सन हमारे पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करने वाला है, वो हमारा फोकस रहता है। एंड इट हेल्प्स अस फॉर द प्लानिंग इन द प्रोडक्शन ऑल्सो, कि हम जो अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं वो हमारा एंड कंज्यूमर कौन होगा, उसका क्या इनकम ग्रुप होगा, यूथ होगा, ओल्ड होगा, उनकी क्या इनकम ग्रुप होगी उसके बाद, तो वो हमारा प्रोडक्शन प्लानिंग में हेल्प करता है। इनकम हमारी प्रोडक्शन प्लानिंग में हेल्प करती है कि अगर हम हाई एंड इनकम हाई इनकम वाले लोगों के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे कि इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ एप्पल कंपनी, सो जो आईफोन या उनके कोई भी प्रोडक्ट्स हैं, आईपैड्स हैं, आईफोन्स हैं, या उनके लैपटॉप्स हैं, ठीक है, कुछ भी है, तो वो प्रोडक्ट्स वो लो इनकम ग्रुप लोगों के को फोकस करके नहीं बना रहे हैं, वो हाई एंड उनके कस्टमर्स होते हैं और हाई एंड उनके प्रोडक्ट्स हैं। तो प्रोडक्शन प्लानिंग में उनका फोकस कैसे कौन रहा? हाई इनकम ग्रुप पीपल। तो ये इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है प्रोडक्शन प्लानिंग और मैनेजमेंट में बहुत हेल्प करती है। इन फोरकास्टिंग डिमांड व्हेन द चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम इज एक्सपेक्टेड। फोरकास्ट करने का क्या मतलब होता है? फोरकास्ट, फ्यूचर का अंदाजा लगाना इज फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग फ्यूचर का अंदाजा लगाना। तो फोरकास्टिंग डिमांड का क्या मतलब हुआ कि एक पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है फ्यूचर में उसकी डिमांड को फोरकास्ट करना कि क्या डिमांड हो सकती है, बढ़ेगी, कम होगी, सेम रहेगी, क्या होगा। सो इन फोरकास्टिंग की डिमांड व्हेन दी चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम इज एक्सपेक्टेड, कि कोई कंज्यूमर्स हैं हमारे, सपोज हम टारगेट कर रहे हैं एक ग्रुप ऑफ पीपल को या पॉपुलेशन को जो कि 100 है या 1000 लोग हैं, और उनकी इनकम में कुछ रिवीजन होने वाला है, एक्सपेक्टेड है कि बढ़ने वाली है, तो क्या उसकी वजह से हमारी डिमांड बढ़ेगी हमारे प्रोडक्ट की? ये भी फोरकास्ट करने में हेल्प करता है। इन क्लासिफाइंग गुड्स एज नॉर्मल और इन्फीरियर, कि कौन से इनकम के ग्रुप के लोग हैं वो नॉर्मल प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, कौन से इनकम के ग्रुप के लोग हैं वो इन्फीरियर प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। जिनकी इनकम कम है हम लोग इन्फीरियर गुड्स पर भी शिफ्ट करते हैं अपने आप को, या हम इन्फीरियर गुड्स को कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं। जैसे होता है ना कि अगर हमारी इनकम बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है और फिर भी हम ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को लेना चाहते हैं, या नहीं भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को लेना चाहते हैं, बहुत एक्सपेंसिव नहीं भी हैं, हम सेल में से लेते हैं। तो वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं, हम में से ही हैं, जो हम सेल में चीज़ें लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम जब उसका सेम प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा होता है तब हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ आर इनकम, तो हम सेल में लेते हैं 20%, 30%, 40%। जब उस पर ऑफ चला तो हमने तब वो बाय कर लिया। तो ये इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो ये कॉन्सेप्ट है, ये इसमें भी हेल्प कर रहा है हमें ये क्लासीफाई करने में, क्या इन्फीरियर है क्या नॉर्मल है। इन एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द फर्म, एक्सपेंशन का मतलब होता है जब हम अपनी कंपनी को बढ़ाना चाहते हैं, प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं, चाहे चाहे हम प्रोडक्ट्स नए ला के बढ़ा रहे हैं, किसी भी तरह से हम एक्सपैंड कर रहे हैं, दैट इज एक्सपेंशन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कि हम अपनी जो प्रोडक्शन अभी तक कर रहे थे या जितना लेवल पे काम कर रहे थे उसको अब हम कम करना चाहते हैं। हो सकता है हम अभी 1 लाख यूनिट्स ऑफ सम प्रोडक्ट एक साल में बेच पा रहे हों, लेकिन अब हमें दिख रहा है कि जो इनकम ऑफ कंज्यूमर जिस तरह से चेंज हुई है हमारी, वो अब उतना डिमांड नहीं होगा और कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा डिमांड, यानी कि कम हो जाएगा। तो बिजनेस का भी एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन करने में बहुत हेल्प करता है इनकम इलास्टिसिटी, ठीक है, कि हम अपने बिजनेस को बढ़ाएं, या अगर नहीं हो रही उतनी डिमांड तो हम उसको कम भी करें। कि एप्पल ने अगर इतने 1 करोड़ अगर उसने आईफोन्स बनाकर रख दिए और बिका नहीं उसमें से उतना, 50% या 60% ऑफ द प्रोडक्ट्स वर ओनली कंज्यूम, तो वो नेक्स्ट टाइम में क्या करेगा, वो उतना नंबर ऑफ यूनिट्स को प्रोड्यूस नहीं करेगा। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से उसको ये समझ में आया कि ओके, इतना इनकम ग्रुप के लोग आर नॉट अवेलेबल या दे आर नॉट हैप्पी टू बाय द एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स ऑफ देम, तो वो कॉन्ट्रैक्शन अपने बिजनेस का या उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कर सकते हैं। डिसीजन लेने में ये कॉन्सेप्ट हेल्प कर रहा है। मार्केट सिचुएशन कुड बी स्टडीज विद द हेल्प ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सॉरी, मार्केट सिचुएशन क्या है?
उसको स्टडी करने में भी ये कॉन्सेप्ट बहुत हेल्प कर रहा है हमें। एक अब हमारा नेक्स्ट जो है, हमने इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का पढ़ लिया है, इसका क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं और क्या इसका हमारा इम्पोर्टेंस है, ये हमने कवर कर लिया है। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में सेकंड था टॉपिक, एक तरीके से सेकंड सब हेड था उसका, वो कंप्लीट हो चुका है। सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज कवर्ड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज कवर्ड। नाउ द थर्ड इज इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन वर्ड is derived from substitute. And now what is substitute? Substitute is any product which has got the same nature of any product, yani ki any two products are substitute if they are fulfilling the need of the consumer in the same fashion or in the same manner. कि कोई भी दो सिमिलर नेचर के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, लाइक व्हीट एंड राइस, लाइक बोथ आर कंज्यूम्ड, पहली बात, and both are consumed by human beings, both are consumed for the meals of the day. So either the person can go for the wheat option or the person can also switch himself to the rice option. So they are more or less substitute products. Pepsi and Coke are the substitute products. Okay, Maaza and Fruity are the substitute products. Like more or less the nature of the products are same. समझ आ गया? Selection between two products or thing is called substitution. Selection between, अब मैं कौन सा product consume करना चाहूँगी, it is as per the, it is depending on the consumer. कि मैं आई वुड वांट टू गो फॉर माजा, या मैं ब्रांड लॉयल हूँ बहुत ज़्यादा, या आई कैन गो, इफ इट इज़ नॉट अवेलेबल कैन आई स्विच माई सेल्फ टू फ्रूटी और सम अदर ब्रांड, सम अदर रिलेटेड सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, नो, येस, वट एवर। तो ये सब स्टडी करना हम इसमें पढ़ेंगे। इसमें कंज्यूमर्स का सब्स्टिट्यूशन कब वो करते हैं, कब नहीं करते हैं, किन सिचुएशंस में करते हैं तो पॉजिटिव रहता है, अच्छा रहता है, नहीं रहता है, या क्या टाइप्स रहती हैं इलास्टिसिटी की, मैं वो अब आपको उसमें कवर करूंगी। सो द इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेजर द रेट एट विच द पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज सब्स्टिट्यूटेड, किस रेट पर पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है। पहले अभी तक हम डिमांड पढ़ रहे थे, वीट का डिमांड पढ़ रहे थे, सपोज वीट अब स्कैर्स हो गया है, वीट इज ड्यू टू सम रीजन इट इज नॉट बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द सेम क्वांटिटी में बी इन अ पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव ईयर, तो फिर लोग क्या करेंगे, क्या भूखे रहेंगे? नो, दे विल देन स्विच टू सम अदर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। ठीक है, तो वो किस रेट से ये चीज कन्वर्जन हो रहा है is what substitution or the elasticity of substitution is. So elasticity of substitution is the degree to which one product could be substituted in the context of the price and proportion. Say और किस प्राइस पर भी हमको substitute product मिल रहा है, more or less हमें मार्केट में substitute products का प्राइस जो है वो सेम ही मिलता है। कोक और पेप्सी के जो आप देखेंगे बॉटल्स, उन वो भी करके सब्सिट्यूट प्रोडक्ट्स हैं, उनका प्राइस बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि मतलब एक आपको 50 में मिल रहा है और दूसरा आपको 20 में मिल रहा है। सब्सिट्यूट प्रोडक्ट्स आर मोर और लेस एट द सेम प्राइस। इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का एक फॉर्मूला है प्रोपोर्शनेट चेंज। सी, जब भी हम इलास्टिसिटी पढ़ रहे हैं, वी विल ओनली बी स्टडिंग द चेंज इन दी क्वांटिटी, चेंज को हम स्टडी कर रहे हैं। जैसे हमने प्राइस इलास्टिसिटी में पढ़ा था कि चेंज इन प्राइस से चेंज इन क्वांटिटी में क्या डिफरेंस आ रहा है, इनकम में चेंज इन इनकम से चेंज इन डिमांड में क्या डिफरेंस आ रहा है। मतलब चेंज वर्ड हैज टू बी देयर इफ वी आर स्टडिंग इलास्टिसिटी। अदरवाइज हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ लिया था कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम होगा, प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी, इनवर्स रिलेशन, वो हम लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ चुके थे। डिफरेंस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में यही है कि हम अब इसमें मेजर करते हैं चेंज एक पर्टिकुलर चीज से दूसरी पर्टिकुलर चीज में, जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं उसमें चेंज कितना हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, बराबर हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, क्या हो रहा है, यही हम स्टडी कर रहे हैं इलास्टिसिटी में। तो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या हुआ, प्रोपोर्शनेट चेंज इन द क्वांटिटी रेशियोज ऑफ गुड्स। से हम दो गुड हैं एक्स और वाई, वो सब्स्टिट्यूट हैं, व्हीट और राइस भी ले सकते हैं, एक्स और वाई ले सकते हैं, पेप्सी और कोक ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं जो आपको लगता है कि सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स हैं, आपके हिसाब से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट करते हैं, सॉरी नॉट कॉम्प्लीमेंट। Proportionate change in the quantity ratios of goods X and Y divided by the proportionate change in the price ratios of the goods and, मतलब जो change in quantity divided by change in price of those two products को हम divide करेंगे तो वो elasticity of substitution निकलेगा या elasticity of substitutes निकलेगा। वो किस तरह से निकल सकता है, 5 फॉर्म्स में निकल सकता है, या तो जीरो आएगा, या इनफाइनाइट हो जाएगा, या
इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, यानी कि एक यूनिट चेंज हुआ अगर हमारा एक पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूट के प्राइस में, तो दूसरे पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूट के डिमांड में भी सेम चेंज अगर हो रहा है तो दैट इज इक्वल टू 1। अगर ग्रेटर हो रहा है तो दैट इज ग्रेटर टू दैट यूनिटी और 1, और अगर लेस हो रहा है सो देन इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज लेस देन 1। तो हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं बेसिकली, प्रोपोर्शनेट चेंज इन दी क्वांटिटी रेशियोज ऑफ एक्स वाई वी, यानी कि हमने क्वांटिटी एक की, अगर एक का प्राइस अगर चेंज हो रहा है तो दूसरे के डिमांड में क्या डिफरेंस आ रहा है। इनके कर्व्स जो हैं वो इस तरह से हो सकते हैं। देयर वर दीज आर द 5 सिचुएशंस, 0, इनफाइनाइट, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1 एंड लेस देन 1। ये 5 चीजों को अगर हम कर्व के फॉर्म में एक्सप्लेन करेंगे तो वो इस तरह से होगा। एक्स एक्सिस पे हमने लिया है चेंज इन प्राइस, द रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई या सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स, और वाई पर हमने लिया चेंज इन क्वांटिटी रेशियो। एक में हमने प्राइस रेशियो, दूसरे में हमने क्वांटिटी रेशियो को हम मेजर कर रहे हैं। ठीक है, E1, E2, E5, E3, E4 are these, यानी कि E1 जो हुआ, this curve, E1 curve, which you can see, which is like starting from Y axis to E1, ये कब हो गया, zero elasticity of substitution है। E2, ये जितने भी हैं ये curves, these are these forms basically which we have already studied. ओके, बस आपको ये ध्यान रखना कि आप एक्स एक्सिस पे क्या ले रहे हैं और वाई एक्सिस पे क्या ले रहे हैं। सो हियर प्राइस जनरली हम वाई एक्सिस पर लेते हैं और क्वांटिटी डिमांडेड हम जनरली एक्स एक्सिस पर लेते हैं। इसमें ये उल्टा हुआ है, आप ये देखिएगा इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन में कि वाई एक्सिस पे हमने क्वांटिटी रेशो लिया है, एक्स एक्सिस पे हमने प्राइस रेशो लिया है। आप गुड्स को एक्स वाई नाम दे सकते हैं, ए बी सी दे सकते हैं, ए एंड बी दे सकते हैं, वट जो भी दो नाम आप दे सकते हैं, या बीट एंड क्रॉप दे सकते हैं, जो भी आपके हिसाब से प्रपोज हो। नाउ यहाँ पे कि प्राइस इलास्टिसिटी नहीं है, सब्स्टिट्यूट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिपेंड्स अपॉन द प्रोपोर्शन ऑफ द इनकम स्पेंट ऑन अ पर्टिकुलर, आई एम सॉरी व्हिच इज, so this one you can change, yeah, so a proportion of income spent on a particular good, say x, जो भी एक 20% of my income, 10% or 5% of my income, कोई भी एक proportion of my income I was spending on x. Income elasticity of demand, elasticity of substitution, proportion of income spent on the product other than x। मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ अ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स में हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं जो हम बेसिकली फोकस कर रहे हैं कि x का प्राइस अगर चेंज हुआ, वीट का अगर प्राइस चेंज हुआ 2 रुपया या 10 रुपये से बढ़ा, तो देन व्हाट एग्जैक्टली विल बी द चेंज इन द डिमांड ऑफ द y, not x but y। This is what the elasticity of substitution basically is. नेक्स्ट इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या मतलब होता है कि एक क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक्सप्रेस द रिलेशन टू बिटवीन द चेंज इन डिमांड ऑफ अ गिवन प्रोडक्ट इन रिस्पांस टू द चेंज इन प्राइस ऑफ द सम अदर प्रोडक्ट। कोई दूसरा प्रोडक्ट, हम इसमें 2 प्रोडक्ट्स को बेसिकली स्टडी कर रहे हैं, और किसी एक प्रोडक्ट की प्राइस में चेंज होने से basically the cross elasticity of demand it express or it is defined as the relationship between the change in the demand for a given product x in response to the change in the price of some other product। for example, एक जो भी है कोई प्रोडक्ट, उसका डिमांड रिड्यूस हो जाता है बहुत ज़्यादा, विद द इफेक्ट कुड बी सीन इन द डिमांड ऑफ द शुगर एंड मिल्क। मतलब ये सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स नहीं है, मिल्क and tea, they are not substitute products, milk and sugar are not substitute products। क्रॉस का मतलब होता है कि मतलब इनमें हम वो 2 प्रोडक्ट्स पढ़ेंगे, उन 2 प्रोडक्ट्स की चेंज, एक का चेंज इन प्राइस, दूसरे का चेंज इन डिमांड में हम क्रॉस में हम वो प्रोडक्ट्स पढ़ेंगे जो रिलेटेड हैं एंड नॉट सब्स्टिट्यूट। मतलब अगर हमें कॉफ़ी बनानी है तो कॉफ़ी की डिमांड प्राइस अगर कॉफ़ी का बढ़ा है या कॉफ़ी का प्राइस जो है वो कम हुआ है, जो भी चेंज हुआ है किसी भी फॉर्म में, या इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है, तो उसका इम्पैक्ट दूध पर तो नहीं पड़ रहा है, मिल्क पर तो नहीं पड़ रहा है, या शुगर पर तो नहीं पड़ रहा है, या टी। एग्जैक्टली अगर हम टी का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो टी कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड विदाउट मिल्क एंड शुगर। तो अगर टी का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, फॉर एग्जाम्पल टी एक 1 kg टी वॉज अर्लियर
कॉस्टिंग अस से 100 रुपीज और 500 रुपीज, उसका कॉस्ट ट्रिमेंडसली बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब चाय पत्ती हमको बहुत एक्सपेंसिव मिल रही है। इंस्टेड ऑफ 500 इट हैज़ गॉन टू से 600 700 या 800 रुपीज का हमें कॉस्ट पड़ रहा है। तो इसकी वजह से क्या अब उस कंज्यूमर ने जो क्रॉस प्रोडक्ट्स हैं, टी का जो क्रॉस प्रोडक्ट्स हैं, उसको भी कंज्यूम करना कम कर दिया है, क्योंकि अब वो चाय तो कंज्यूम नहीं करेगा फॉर श्योर, बिकॉज द प्राइस ऑफ द टी हैज बीन इंक्रीज्ड. So does that mean that the cross product which is related to tea has also seen the tremendous fall in the demand of sugar and milk? या क्या मतलब आदमी ने या कंज्यूमर, जो सेम कंज्यूमर जो टी कंज्यूम कर रहे थे, वो दे वर कंज्यूमिंग शुगर आल्सो, दे वर कंज्यूमिंग मिल्क आल्सो इन सम प्रोपोर्शनेट, कुछ ना कुछ क्वांटिटी में वो उसको कंज्यूम कर रहे होंगे। बट बिकॉज नाउ द टीज हैज फॉलन या टी का प्राइस हैज रोजन, सो उसका डिमांड जो है बेसिकली वो कम हुआ है, तो उसकी वजह से शुगर एंड मिल्क का भी क्या डिमांड कम हो गया है। दैट इज व्हाट क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। अब वो हुआ है तो वो कितना हुआ है, कितना हुआ है, मतलब क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू यूनिटी, कि मतलब एक यूनिट ऑफ टी का प्राइस बढ़ा, यानी कि चेंज हुआ 1 या 2 या 100, तो क्या सेम ही यूनिट 100 ही दूसरा जो क्रॉस हमारा प्रोडक्ट था, शुगर और मे बी मिल्क और एनीथिंग एल्स विच इज यूज्ड इन टी, क्या वो भी सेम अमाउंट से चेंज हुआ है? डिमांड उसका भी फॉल जो करा वो सेम अमाउंट से करा है, तो देन इट इज डिमांड इज इक्वल, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। अगर वो ज्यादा हुआ है तो ग्रेटर देन 1, और अगर कम हुआ है तो लेस देन 1। सो क्रॉस इलास्टिसिटी समझ आया। क्रॉस इलास्टिसिटी में हम कौन से दो प्रोडक्ट्स को पढ़ रहे हैं? सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स में हमने जो इलास्टिसिटी पढ़ा था वो एक सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट के प्राइस इंक्रीज होने से दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड पर जो चेंज हो रहा था वो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का हम पढ़ रहे थे। क्रॉस इलास्टिसिटी में हम रिलेटेड प्रोडक्ट्स पढ़ रहे हैं, दे आर नॉट सब्स्टिट्यूट। चाय एंड मिल्क आर नॉट सब्स्टिट्यूट, चाय एंड शुगर आर नॉट सब्स्टिट्यूट, बट दे आर क्रॉस और दे आर इंटरडिपेंडेंट। मतलब एक प्रोडक्ट पूरा कंप्लीट नहीं हो पा रहा है दूसरे कुछ प्रोडक्ट्स को लिए बिना, दोज आर क्रॉस प्रोडक्ट्स और दी रिलेटेड प्रोडक्ट्स। तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम वो प्रोडक्ट्स ले रहे हैं जो कि एक प्रोडक्ट कंप्लीटली कंज्यूम नहीं किया जा सकता बाय द विदाउट द कंजम्पशन ऑफ सम अदर रिलेटेड प्रोडक्ट्स। जैसे ये टी का एग्जांपल इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर क्रॉस इलास्टिसिटी, कि टी कैन नॉट बी कंज्यूम्ड इवन इफ वी बाय टी से, अगर हम लेकर भी आ जाते हैं चाय पत्ती विच वी कॉल इन आवर लोकल लैंग्वेज, तो अगर हम टी बाय भी करते हैं एज इन, वी कैन नॉट कंज्यूम द टी लीव्स ऐसे ही। Can we consume tea leaves that without milk or without sugar? We cannot, and we do not generally. So in that fashion, these products के एक का प्राइस अगर बढ़ा या मिल्क का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ा, तो क्या टी की भी डिमांड पर इफेक्ट पड़ रहा है? तो वो कितना पड़ रहा है? सिमिलर मैनर में पड़ रहा है कि जितना कॉस्ट यहाँ पर बढ़ा या प्राइस बढ़ा उतना ही उसकी डिमांड में फॉल आ रहा है। तो दैट इज सेम या ग्रेटर, या तीन ही सिचुएशंस होती हैं, या तो बिल्कुल बराबर का इफेक्ट पड़े जो बहुत कम होता है, या कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा प्राइस किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का बढ़ गया तो दूसरे वाले का भी लोगों ने बहुत ज़्यादा ही कम कर दिया डिमांड, या बहुत ज़्यादा ही कम कर दिया या थोड़ा कम करा, डिमांड कम तो करी लेकिन कंपेरेटिवली कम करी, सो दैट इज लेस देन 1। इसका मेजरमेंट कैसे होगा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का? I'm sorry, XY प्रोडक्ट हमने सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स में हमने वो दोनों XY प्रोडक्ट्स जो थे वो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स लिए थे। यहाँ पर हम प्रोडक्ट X और प्रोडक्ट Y जो है वो रिलेटेड प्रोडक्ट्स ले रहे हैं। अज्यूम कर रहे हैं कि X प्रोडक्ट कैन बी टी एंड Y प्रोडक्ट कैन बी शुगर और मिल्क। तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हाउ वी विल कैलकुलेट इज प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड फॉर प्रोडक्ट 1। प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड को हम ऊपर रख रहे हैं, एंड प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस ऑफ Y। ठीक है, तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड x डिवाइडेड बाय क्वांटिटी x प्लस करेंगे चेंज इन प्राइस ऑफ y डिवाइडेड बाय प्राइस y। ठीक है, एक इलिस्ट्रेशन के साथ भी आप चाहें तो उसको एग्जांपल को जैसे हमने पहले भी पढ़ा था वही सेम इलिस्ट्रेशन आप इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में भी अगर पुट करके दिखाना चाहेंगे तो आप दिखा सकते हैं। बट मेन है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में और डिमांड के कर्व्स में या पीपीसी जहाँ पर भी कर्व्स आ रहे हैं वहाँ पर आप अपना जो भी टॉपिक बता रहे हैं उसमें आप ध्यान रखिए कि एक्स एक्सिस पे क्या ले रहे हैं, वाई एक्सिस पर क्या ले रहे हैं, और
कर्व के थ्रू उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करना अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में जो भी आपको क्वेश्चन आ रहा है. इफ इट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट अ क्वेश्चन ऑन दैट. लॉ ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शायद कंसिडर होकर एक ही क्वेश्चन आ जाए, देन इट इज वेरी, यू हैव गॉट अ गुड कंटेंट टू राइट ऑन देन. बहुत सारे पेजेस आप उसमें फिल कर सकते हैं. लॉ ऑफ डिमांड इटसेल्फ विल टेक 2-3 शीट्स एंड देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के जैसे मैंने आपको 4 ये आपको बता दिए, प्राइस इलास्टिसिटी, देन क्रॉस इलास्टिसिटी, देन सब्स्टिट्यूशन इलास्टिसिटी, उसके अलावा इनकम इलास्टिसिटी, ये 4 टाइप्स तो हो ही गए. इनके अंदर भी फर्दर फिर टाइप्स हैं कि इनकम इलास्टिसिटी के सपोज प्राइस इलास्टिसिटी के 5 टाइप्स थे, इनकम इलास्टिसिटी के 3 टाइप्स हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी के भी 5 टाइप्स हैं. ये कितना ज़्यादा कंटेंट आपके पास होगा. दीज टॉपिक्स आर वेरी लेंथी, यू जस्ट सी एज पर द क्वेश्चन यू गेट. अगर आपको सिर्फ इलास्टिसिटी पे क्वेश्चन आता है तो इलेबोरेट इलास्टिसिटी को कीजिएगा. अगर आपको सिर्फ लॉ ऑफ डिमांड पे आ रहा है तो इलास्टिसिटी भी आप उसमें डाल सकते हैं, बट उतना ज़्यादा इलेबोरेट नहीं करेंगे. बट यू कैन पुट इट एज द कंटेंट विच इज रिलेटेड टू लॉ ऑफ डिमांड ओनली. प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, ये दो ही चीज़ें जिनको हम स्टडी कर रहे हैं पूरा डिमांड में या लॉ ऑफ डिमांड में. अब इस पर्टिकुलर मॉड्यूल जो हम पढ़ रहे हैं अभी, मॉड्यूल या आप उसको यूनिट कह लीजिए, थर्ड जो हमारा यूनिट चल रहा है, इसमें इसके बाद सिर्फ एक ही टॉपिक बचेगा हमारा, डिमांड फोरकास्टिंग. तो क्रॉस इलास्टिसिटी के अभी हम एक तरह से कर्व पढ़ लेते हैं. डिमांड कब इसमें अबव जा रहा है, जब भी कभी डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होगा. अपवर्ड स्लोपिंग होगा का मतलब है कि जो भी आप एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे ले रहे हैं उसका पॉजिटिव रिस्पांस दिखा रहे हैं. यानी कि वाई एक्सिस पे अगर आपने कुछ लिया है और एक्स एक्सिस पे भी अगर आपने कुछ लिया है तो एक का प्राइस अगर बढ़ रहा है तो दूसरे की डिमांड बढ़ रही है. ये होता है पॉजिटिव रिलेशनशिप दिखाना. डिमांड कर्व व्हेनेवर इज अपवर्ड स्लोपिंग, ये दोनों जो हम चीज़ें कंपेयर कर रहे हैं उसको पॉजिटिव दिखा रहा है. प्राइस ऑफ वाई मैंने वाई पर लिया है, प्राइस और डिमांड ऑफ वाई मैंने यहाँ एक्सिस पर एक्स पर लिया है, तो ये दोनों जो हैं पॉजिटिव हैं. पॉजिटिव अगर आप एक कोई भी यूनिट दिखा के यहाँ पर डी कर्व में मैच करके उसको नीचे लेकर आएंगे एक्स एक्सिस पर और फिर सेम नीचे लेकर आएंगे दूसरा मैच करके डी कर्व से नीचे, तो दोनों एक ही फैशन में कम, या तो दोनों बढ़ रहे होंगे या दोनों कम हो रहे होंगे. अपवर्ड स्लोपिंग एंड. जब ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है डिमांड का, तब उसका मतलब होता है इनवर्स रिलेशनशिप दिखाना. ये आपको समझ आ रहा है. अपवर्ड स्लोपिंग ये हुआ, डाउनवर्ड स्लोपिंग ये हुआ. क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स, प्राइस ऑफ पेप्सी बढ़ा, डिमांड ऑफ कोक बढ़ गया. समझ रहे हैं आप. सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट में जो है पॉजिटिव है रिलेशनशिप एक की प्राइस का और दूसरे की डिमांड का. यानी कि ऑब्वियसली अगर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स हम पढ़ रहे हैं तो एक सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का जब प्राइस बढ़ रहा है तो लोग अपने आप को शिफ्ट करके दूसरा कंज्यूम करेंगे, तो डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी ना दूसरे सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की. इसलिए ये अपवर्ड स्लोपिंग है. फॉर एग्जांपल प्राइस ऑफ वाई की जगह, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, प्राइस ऑफ वाई की जगह आप समझिए प्राइस ऑफ पेप्सी है ये, और नीचे है डिमांड ऑफ कोक. प्राइस ऑफ पेप्सी, डिमांड ऑफ कोक. प्राइस ऑफ पेप्सी बढ़ा, डिमांड ऑफ कोक बढ़ जाएगा. प्राइस ऑफ पेप्सी कम हुआ, डिमांड ऑफ कोक कम हो जाएगा. क्यों? क्योंकि देन फिर वी विल स्टार्ट शिफ्टिंग आवरसेल्फ टू पेप्सी. तो ये पॉजिटिव हो रहा है, एक का प्राइस दूसरे के डिमांड पर पॉजिटिव हो रहा है. ये कब होगा? सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स में. ये ऊपर देखिए आप, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम पढ़ रहे हैं सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स में. कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स कौन से होगा? जो हमने अभी ये पढ़े थे कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स, जिसमें कि ये शुगर और ये वाला आया था, टी एंड शुगर या टी एंड मिल्क का, कि एक का प्राइस बढ़ रहा है तो दूसरे की डिमांड जो है वो कम हो रही है. कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है. इसलिए मैंने आपको भी सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स की जगह पर मेरा जब मुंह से निकला था कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट, जो आई जस्ट डिड नॉट टेल यू अबाउट दैट बिकॉज कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट देन दैट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स. सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स हम एक की जगह दूसरे को कंज्यूम कर सकते हैं कम्प्लीटली, बट हम कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स में, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स आर दोस्त कि एक दूसरे के बिना वो प्रोडक्ट को कंज्यूम नहीं किया जा सकता. टी कैन नॉट बी कंज्यूम्ड विदाउट मिल्क. तो यहाँ पर आप प्राइस ऑफ टी एंड डिमांड ऑफ वाई ले सकते हैं. डिमांड ऑफ वाई कैन बी डिमांड ऑफ मिल्क और डिमांड ऑफ शुगर. तो ये हमारा इनवर्स रिलेशनशिप है. एक का प्राइस दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट की डिमांड पर इनवर्स बढ़ रहा है. यानी कि अगर हमारा टी का प्राइस बढ़ रहा है तो हम मिल्क का डिमांड भी कम कर रहे हैं, क्योंकि जनरली फिर हम मिल्क
को जो कंजम्पशन हम ये अज्यूम कर रहे हैं हम कि मिल्क का कंजम्पशन इसलिए हो रहा था क्योंकि हम टी कंज्यूम कर रहे थे। जब हम प्राइस टी का बढ़ गया तो हमारा कंजम्पशन टी का भी कम हो, एंड ऑटोमेटिकली जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है मिल्क या शुगर उसको भी हमने कम कंज्यूम करना शुरू किया। शुगर वी विल नॉट बी वी आर अज्यूमिंग कि कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट अगर शुगर है तो वी विल नॉट कंज्यूम इट विदाउट टी, या मिल्क एज अ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट वी विल नॉट कंज्यूम विदाउट टी। तो टी का प्राइस अगर बढ़ रहा है तो डिमांड फॉर मिल्क और शुगर विल आल्सो बी गोइंग लो, या यस इट विल बी गोइंग लो। तो इनवर्स रिलेशनशिप है इसका भी। ठीक है, तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट में अपवर्ड स्लोपिंग दिखाइए, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट में डाउनवर्ड स्लोपिंग दिखाइए क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द न्यूट्रल प्रोडक्ट्स, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, प्राइस एक का बढ़ रहा है डिमांड दूसरे का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, इट इज पैरेलल टू प्राइस। इंपॉर्टेंस क्या है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की? कॉन्सेप्ट इज ऑफ वेरी ग्रेट इंपॉर्टेंस, चेंजिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट्स हैविंग द सब्स्टिट्यूट्स एंड द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये कॉन्सेप्ट अगर नहीं होता, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम नहीं समझते, हमें ये नहीं पता होता कि सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट क्या है, हमें ये नहीं पता होता कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट क्या है, और उनकी प्राइसेस का दूसरे पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्या पड़ सकता है हम ये सोच सकते थे। विदाउट क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कॉन्सेप्ट को पढ़े हुए हम ये समझ ही नहीं सकते थे कि कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट का डिमांड भी कम हो सकता है किसी दूसरे प्रोडक्ट के प्राइस से। आप सोचिए दूसरा प्रोडक्ट जिसका कोई लेना देना नहीं है, टी हम अगर हम टी का डिमांड पढ़ेंगे, सिर्फ टी का अगर हम डिमांड पढ़ रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट मिल्क की प्राइस से भी आ सकता है, जो कि हमें कैसे पता चला? क्रॉस इलास्टिसिटी से पता चला। अगर हम सिर्फ टी की डिमांड को देखते रहते और प्राइस सिर्फ टी का ही पढ़ते कि टी का प्राइस बढ़ेगा तो कम हो जाएगा डिमांड, और अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगा, ये तो एक चीज है ही फैक्टर। लेकिन दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट की प्राइस से भी हमारे एक प्रोडक्ट की डिमांड पर फर्क पड़ रहा है, ये हमको क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से ही पता चला। जैसे हमने प्राइस इलास्टिसिटी में सिर्फ प्राइस पढ़ा था, इनकम में सिर्फ इनकम पढ़ा था, इसमें हम अदर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स या कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स को भी पढ़ते हैं। सो द कॉन्सेप्ट इज वेरी ग्रेट टू अंडरस्टैंड एंड टू actually see the price or fixing the price of the products also जिनका नेचर सब्स्टिट्यूट है या कॉम्प्लीमेंट्री है। डिमांड फोरकास्टिंग में हेल्प करते हैं। डिमांड फोरकास्टिंग इज व्हाट वी कैन फोरकास्ट। अगर हमें पता चल रहा है अभी टुडे इन टुडेज टाइम वी आर अंडरस्टैंडिंग, या हमें ये पता है कि फ्यूचर में सपोज मिल्क का प्राइस बढ़ने वाला है, या सपोज कॉफी इज गोइंग टू बी एक्सपेंसिव और समथिंग, सो मिल्क की डिमांड पर भी फर्क पड़ेगा, तो हम एक अपने प्रोडक्ट की डिमांड को फोरकास्ट कर सकते हैं दूसरे प्रोडक्ट के चेंज इन प्राइस जो होने वाले हैं फ्यूचर में उसके हिसाब से। इफ वी गेट टू नो दिस पर्टिकुलर नॉलेज, हमारे पास अगर ऐसा कोई डेटा है जिससे कि हमें पता चले कि फ्यूचर में इस XYZ प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ने वाला है या कम होने वाला है, तो हम अपने प्रोडक्ट की भी जो हमारी बेसिकली फोरकास्टिंग है कि डिमांड बढ़ेगी या नहीं होगा, हम वो कर सकेंगे। फोरकास्ट बोलता है ना, वेदर फोरकास्ट किया, बारिश होगी, धूप होगी एंड ऑल दैट, फोरकास्ट करना। तो ऐसे ही हम इकोनॉमिक्स में डिमांड को फोरकास्ट करते हैं कि किस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन हम कितनी करें कि उसकी डिमांड इतनी रहेगी, उसके टेंटेटिवली आसपास हम प्रोडक्शन करें, और जब एक्चुअल में डिमांड अगर बढ़ती है तो हम उसको रेज कर सकते हैं। अदरवाइज एटलीस्ट फोरकास्टिंग से हम टू सर्टेन एक्सटेंट लॉसेस को होने से बचा सकते हैं इन फ्यूचर, बिकॉज वी विल हैव समहाउ एन आइडिया व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस। इट ऑल्सो हेल्प्स इन मेजरिंग द इंटरडिपेंडेंस ऑफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जैसे मैंने आपको बताया इंटरडिपेंडेंस है, वीट का प्राइस बढ़ रहा है तो लोग अपने आप राइस को लेना शुरू कर देंगे, या राइस का प्राइस बढ़ रहा है तो वीट को लेना शुरू कर। इंटरडिपेंडेंस ऑफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मल्टी प्रोडक्ट फर्म्स यूज दिस कॉन्सेप्ट। मल्टी प्रोडक्ट क्या हो गया? एक फर्म जो मल्टी प्रोडक्ट बना रही है, एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बना रही है, वो फर्म्स भी यूज करती हैं इस कॉन्सेप्ट को। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो कॉन्सेप्ट है, ये ज्यादातर वो फर्म्स यूज करती हैं अपनी डिमांड को फोरकास्ट करने में, या प्राइस उस प्रोडक्ट का क्या रखें मार्केट में जिस पर वो सबसे ज्यादा अच्छे से बिकेगा और हमें प्रॉफिट भी होगा। इन सब चीजों के लिए वो फर्म्स इस कॉन्सेप्ट को यूज करती हैं टू मेजर द इफेक्ट इन चेंज द प्राइस ऑफ वन प्रोडक्ट एंड द डिमांड इन द अदर प्रोडक्ट। यही मेन चीज वो बता ही रहा है। हमने कंपैरिजन जो किया है एक के प्राइस से दूसरे की डिमांड पर हमने कंपैरिजन किया है इसमें। एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये भी जस्ट फॉर योर नॉलेज यू कैन अंडरस्टैंड, ऑल्दो इट इज नॉट वेरी मेजर फॉर्म ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बट वी शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड कि एडवर्टाइजिंग बहुत बड़ा फैक्टर है किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड को इंक्रीज करने के लिए। एडवर्टाइजिंग से अवेयरनेस होती है,
people who are not aware of the products availability in the market get to know about it and they go and buy that. बहुत बार क्या होता है कि हमारी कोई एक रिक्वायरमेंट होती है, हम एक्चुअली में प्रोडक्ट नहीं बाय करते हैं, हम एक ऐसा चीज बाय कर रहे हैं जिससे कि हमारा बेसिकली जो एक उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का यूज है वो फुलफिल हो रहा है। यानी कि खाना मेरी रिक्वायरमेंट है, अगर फॉर एग्जांपल खाना इज माय रिक्वायरमेंट टू कंज्यूम सम फूड, तो खाना इज माय रिक्वायरमेंट जिससे भी आई कैन फुलफिल माय माय हंगर, राइट। तो वीट वीट की जगह राइस हो, कुछ और हो, जिससे भी आई कैन फुलफिल माय हंगर इज व्हाट द यूज ऑफ दैट प्रोडक्ट इज। तो एडवर्टाइजिंग क्या होता है, बहुत बहुत मेजर रोल प्ले करता है। एट टाइम्स देयर आर सर्टेन कंज्यूमर्स हु डू नॉट इवन नो, जैसे हमें पता चलता है बहुत बार, अच्छा ये प्रोडक्ट भी मार्केट में आया, अच्छा इसको ऐसे कर सकते हैं। So this way, what advertising elasticity of demand is the measure of the rate of change in demand due to change in the advertising expenditure. यानी कि पहले कंपनी बिल्कुल एडवर्टाइजिंग नहीं करती थी तो एक डिमांड होती थी, अब कंपनी ने एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया, एडवर्टाइज करने लगी है, एडवर्टाइजमेंट किसी भी तरह से, चाहे वो टीवी में एड्स दे, चाहे वो रास्ते में होर्डिंग्स लगा के ऐड दे, जिससे लोगों को पता चले कि ये प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल और लोगों में एक क्यूरोसिटी हो उसको खरीदने की, या अगर उनकी वो जरूरत है तो वो जाकर खरीदेंगे। अमाउंट ऑफ चेंज इन द डिमांड ऑफ गुड्स ड्यू टू एडवर्टाइजिंग इज नोन एज एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। 2 मिनट रुकना, मैं आपको फोन पे कॉल करूं, चलेगा? इसका भी सेम फॉर्मूला है, प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड फॉर द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर। इसको हम डिवाइड करेंगे इससे। रिलेशनशिप बिटवीन एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर एंड सेल्स। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर या मतलब हो गया कि कितना कंपनी ने एडवर्टाइजिंग पर स्पेंड किया था और उसकी वजह से कंपनी की सेल कितनी बढ़ गई है। वाई एक्सिस पर सेल लिया है, एक्सिस वाई एक्सिस पर सेल लिया है, सेल इज इंक्रीजिंग। जैसे ही एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर ओ से एक्स पर आ रहा है, जो सेल्स है हमारी वो आप देखिए बढ़ती जा रही है, सेल्स हमारी बढ़ रही है टू सर्टेन एक्सटेंट। सो इट इज अपवर्ड स्लोपिंग, पॉजिटिव है इसका रिलेशनशिप, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हैं, सेल्स भी बढ़ता जा रहा है, नॉट एग्जैक्टली अपवर्ड स्लोपिंग, बट एडवर्टाइजिंग का कर्व हम इस तरह से थोड़ा बहुत लेंगे, द वे इट इज कर्वी। मैं आपकी अटेंडेंस पहले क्लिक कर लेती हूँ, उसके बाद एक दो साइड्स जो बचे हैं करूँगी। मतलब जैसे अडोबे के लिए अडोबे के लिए लाता हूँ नॉर्थ अमेरिका और ये तो मैं टैब्स में कन्वर्ट कर दिया है, एक ही एक तो चारों में अटैच कर दिया, ठीक है। तो वो ये हाँ तो वो ये कह रहा है कि टीम क्या कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर काम वाम हम मतलब एक दूसरे के ऊपर थोपने से क्या कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि लाता है दूसरी नॉर्थ अमेरिका पहले दूसरा करे, तो वो क्या कर रहे हैं दूसरे ये उस चीज़ को बार बार असाइन करे जा रहे हैं कि भाई इसको असाइन कर रहे हैं, तो मैं 4 टिकट रेस कराऊँ तो चारों के अंदर 4 लाता, 4 नॉर्थ अमेरिका और 4 लोग था, तो टीम्स कंफ्यूज हो गई। तो कह रहा था मुझे कि तुम ऐसा करो कि जैसे लाता का टिकट रेस कहते हैं उसमें सिर्फ लाता को एक्सेल डालो, अगर इफेक्ट पता है तो तब की एक्सेल। Okay, so coming back on factors affecting the advertising elasticity of demand. Advertising elasticity of demand is that the change in the expenditure done on advertising, and due to that whatever is the change in the demand or the sale of the product basically is what advertising elasticity of demand is. The stage of the product's market development, किस स्टेज पर मार्केट जो प्रोडक्ट वो बेच रहे हैं, कोई भी कंपनी बेच रही है, वो किस स्टेज पर है मार्केट डेवलपमेंट, फिनिश गुड है या व्हाट एग्जैक्टली इट इज। रिएक्शन ऑफ मार्केट राइवल्स फॉर्म, राइवल फॉर्म्स कौन होती हैं, कंपैटिटर्स, हमारी कंपैटिटर्स। पेप्सी इज कंपैटिटर ऑफ कोक। क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ पास्ट एडवर्टाइजिंग, पास्ट एडवर्टाइजिंग यानी कि हमने बहुत बार ऐसा होता है कि एक एड हमने देखा, हम उसको जाकर इमीडिएटली प्रोडक्ट को हमने नहीं खरीदा, बट हमने कहीं ना कहीं अपने दिमाग में रख लिया कि हम इसको खरीदेंगे, मे बी नेक्स्ट मंथ खरीदें या बैकग्राउंड में बहुत शोर आ रहा है। इट इज अबाउट टू ओवर बिटा नाउ। क्यूमुलेटिव, अभी क्लियर है?
क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट ऑफ पास्ट एडवर्टाइजिंग, ये चलिए एक या दो चीजें रह गई हैं, ये आई कवर इन द नेक्स्ट क्लास, देन आई विल नॉट बी इन अ हरी. सो फैक्टर्स अफेक्टिंग एडवर्टाइजिंग जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करती हूँ. ठीक है, आई एम क्लोजिंग इट नाउ. थैंक यू सो मच फॉर टाइम एवरीवन. थैंक यू, बाय.